4 जनवरी 1999 की बात है, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना आमने सामने से गोलीबारी कर रही थी। टाइगर हिल पे चढ़ने के लिए तिरंगा लेकर योगेंद्र यादव अपनी टीम के साथ जब ऊपर बढ़ रहे थे, तब पाकिस्तान सैनिकों ने लगातार गोली पर गोली चला दी। योगेंद्र यादव महज 19 साल के थे उस वक्त, और उनको दुश्मनों ने 18 गोलियां मारी। 18 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थे, मरे नहीं। और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। ऐसा पुरस्कार उनको दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जो पुरस्कार सिर्फ मरणोपरांत ही मिलता है, यानी वीरता पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, उनको नवाजा गया। ऐसे बहादुरी के किस्से सेना में ही सुनने को मिलते हैं, बाकी जगहों पर कम ही मिलते हैं। आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस किस्से को सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई ऐसा है, और जो यकीन नहीं कर रहे हैं उनको वहाँ जाकर इस सच्चाई को परखना चाहिए और जानना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिमल अवस्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत का एक प्रदेश है सिक्किम, और सिक्किम का ही एक इलाका है नाथुला। दरअसल बात कर रहा हूँ 6 अक्टूबर 1968 की रात की। एक सिपाही जिसका नाम होता है प्रीतम सिंह, जो कि आर्मी में मौजूद था, उसको एक सपना दिखाई देता है। सपना देखने के बाद हड़बड़ाया हुआ था, थोड़ा परेशान था, सोच रहा था कि मैं अभी बताऊं कि कब बताऊं। सुबह सुबह का जो सपना होता है वो अक्सर पूरे हो जाते हैं। दिन निकलने को था और वो छटपटाया हुआ था, बेचैन हो रहा था कि करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। बस इंतज़ार था उसको सूरज निकलने का। सूरज निकल आता है, क्योंकि वो अपने बड़े ऑफिसर के सामने जाने से डर रहा था, घबरा रहा था। सोच रहा था कि जाऊंगा तो लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। फिर वो हिम्मत जुटाता है, अपने एक दो साथियों से पूछता है कि कुछ बात करनी है मुझे ऑफिसर से, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तब उसके बाकी साथी कहते हैं कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीतम सिंह जो आर्मी का सिपाही है, वो सीधा वहाँ जाता है। 23वीं पंजाब बटालियन, पंजाब रेजिमेंट का जो सिपाही था, अपने ऑफिसर से जाके कहता है कि सर, रात मेरे सपने में हरिभजन सिंह आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ कहा। तो जैसे ही बात सपने की हो रही थी, तो ऑफिसर्स ने कहा कि तुम सपना नहीं देख के आ रहे हो, बल्कि सदमे में हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो छुट्टी लो और छुट्टी लेके घर चले जाओ, घर घूम के आओ। वो कहता है सर, मेरी बात का यकीन करें आप, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ और सच है। तो इसके बाद ऑफिसर्स को जब बार बार कह रहा है, तो ऑफिसर्स भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, और ऑफिसर से एक टुकड़ी टीम तैयार करता है। और टीम तैयार करने के बाद ये टीम टकोला से डोंग चुआई का एक इलाका है, वहाँ पर नाथुला के पास पहाड़ी में टीम पहुँचती है। और वहाँ जाने के बाद जो सपने में देखा था वही देखने के बाद वही दिखाई पड़ता है। एक नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि एक सिपाही हरिभजन सिंह की लाश थी। हरिभजन सिंह की लाश को देखने के बाद सब रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चमत्कार वाली बात थी, वो ये थी कि जिस सिपाही ने ये बात कही थी, वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि कोई भी व्यक्ति मर जाए और उसके बाद वो सपने में आए और उसके आने के बाद ये बताए कि मेरी लाश वहाँ पड़ी हुई है। तो वो सपना आखिर क्या था, कौन थे वो हरिभजन, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। दरअसल पाकिस्तान में एक ज़िला है गुजरावाला, जो कि अब फ़िलहाल पाकिस्तान में है। और 30 अगस्त 1946 को बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम उसकी माँ रखती है, उसका नाम हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जब 20 साल का होता है, तो 20 साल के होने के बाद 9 फरवरी 1966 को वो भारतीय सेना में शामिल हो जाता है, भर्ती हो जाता है। उसकी ख्वाहिश थी, उसका सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं। और 1966 में भर्ती होने के बाद उसकी कुछ इधर उधर पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर ये सिक्किम में चला जाता है, और सिक्किम में जाने के बाद नाथुला एक जगह होती है, और इसकी एक ड्यूटी थी कि तुम्हें खच्चरों पे, तुम्हें घोड़ों पे राशन, सब्जियां और जो भी फौजियों की ज़रूरत का सामान होता है वो रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा। ऐसे रोज़मर्रा का काम था, और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। लेकिन वो 4 अक्टूबर 1968 को जब वो अपना सामान लेकर, सैनिकों के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जब निकल रहे थे, अपनी टुकड़ी के पास जा रहे थे, तो समुंदर तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त चल रहे थे वो।
और जैसे जैसे उनके खच्चर घोड़े आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक इनका पैर फिसल जाता है और बहुत ऊंची पहाड़ी से चोटी से सीधा ज़मीन पर आ गिर जाते हैं। और वो लुढ़कते लुढ़कते जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो उनकी कई हड्डियां टूट जाती हैं और सीधा वो नदी में पहुंच जाते हैं। नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। उनका जो शरीर था वो नदी के बहाव के साथ बह जाता है। अब जिस बटालियन में ये इनकी पोस्टिंग थी, ये 23वीं बटालियन होती है पंजाब रेजिमेंट की। उसमें 200 से ज़्यादा सैनिक उनकी तलाश करना शुरू कर देते, क्योंकि जब ये अपने निर्धारित समय सीमा पर वहाँ नहीं पहुँचते हैं, जब नहीं पहुँचे तो जाहिर सी बात है परेशानी होना लाजमी था। सेना के जवान अपनी ही इस सैनिक को ढूंढने लगते हैं। तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि भगौड़ा है, भाग के चला गया। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लेकिन 200 से ज़्यादा जवानों ने उस इलाके में जहाँ पर जाकर उनके पैरों की सीमा ख़त्म हो जाती है, पैरों के निशान बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी और बर्फ़ के बीच में गुजर रहे थे। तो जाहिर सी बात है घोड़ों के खच्चरों के निशान तो थे ही उनके पैरों के, लेकिन इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो नदी में गिर गए हैं। अब ढूंढते हैं 200 से ज़्यादा जवान, 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है, उनकी लाश नहीं मिलती है। और वो आर्मी वाले हार थक कर अपने अपने कैंप में आ जाते हैं। उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि वो उम्मीद छोड़ बैठे थे, और जब वो उम्मीद छोड़ बैठते हैं तब प्रीतम सिंह सिपाही होता है भारतीय सेना का, उसके सपने में हरभजन सिंह आते हैं, बताते हैं कि मेरी लाश वहाँ गिरी है और मैं ऐसे ऐसे गिर गया था। जो पूरी कहानी, पूरी दास्तान अपनी जब उन्होंने बताई, इसके बाद उन्होंने इस लाश को लेके आते हैं तो बाकी सैनिक हैरान थे, परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 1-2 दिन का समय गुजर जाता है। जो एक भारतीय सैनिक ये मरने के बाद, शहीद होने के बाद जो होता है, जो औपचारिकताएं होती हैं पूरी की गई हैं, जो जो उनका लाश का पार्थिव शरीर था गांव भेजा गया। उनका गांव वर्तमान में पंजाब प्रांत का जालंधर इलाका है, उसी के पास उनका गांव है। जब देश आज़ाद हुआ था तब आज़ादी के बाद उनके परिवार के लोग हिंदुस्तान में आकर बस जाते हैं। उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है, लोग परेशान थे। जाहिर सी बात है यार, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का कुछ अगर इस तरीके से जाए तो ख़त्म हो जाए, शहीद हो जाए, तो बात दिक्कत परेशानी वाली तो होगी ही। प्रीतम सिंह को 2 दिन के बाद फिर से एक सपना दिखाई देता है, और उस सपने में हरभजन सिंह कहते हैं कि भाई अगर कोई कुछ बुरा ना लगे किसी को तो मेरी समाधि बनवा दो। समाधि वाली बात आती है फिर, क्योंकि पहला जो सपना था, जिस सपने के बाद उन्होंने इस लाश को बरामद किया था, ठीक दूसरा सपना देखने के बाद लोगों ने अब कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, और जाहिर सी बात है कि सीधा उस सपने के बारे में सोचने लगते हैं और समाधि बनाने की बात शुरू हो जाती है। एक बंकर था, बंकर में ही उनकी समाधि बना दी जाती है। समाधि बन जाती है, जिससे एक फॉर्मेलिटीज़ या मामले को गंभीरता से लिया। लेकिन जब तीसरा सपना आता है, तीसरा सपना वाकई परेशान करने वाला था। लेकिन इस बार सपना प्रीतम सिंह को नहीं दिखाई दिया, बल्कि अन्य किसी सैनिक को दिखाई दिया। उनकी 23वीं बटालियन थी जो उसमें किसी को दिखाया। उसने बताया कि चीन की तरफ से कुछ आहट है, कुछ सैनिक अगर आप देखेंगे तो उनकी घुसपैठ शुरू हो रही है। और यही बात उस सैनिक ने अपने ऑफिसर को बताया। ऑफिसर से कहा कि सर ऐसी सी बात है, और रात में मैंने सपना देखा, हरभजन सिंह सपने में आए और उन्होंने कहा कि जो चीनी सैनिक हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत हरकत करें। इस बात को गंभीरता से लिया गया और जाकर देखा तो सचमुच चीनी सैनिक उधर बढ़ रहे थे, और उनका विश्वास बढ़ जाता है, यानी कि लोगों की आस्था बढ़ जाती है। और ये दूसरी तीसरी बार नहीं था, अब ये सपने आने शुरू हो जाते हैं। कभी भी किसी भी सैनिक को सपना आता है, और जैसे ही नाथुला में सपना आता था वो बात सच हो जाती थी, और ये बात सच हो रही थी। ये धीरे धीरे इन सैनिकों ने जब अपने गांव जाते थे तो लोगों को बताते थे, लोग गांव से आने लगते हैं सिक्किम में, इसी समाधि को देखने आते थे। वैसे ही चल रहा था जैसे एक नॉर्मल होता है। लोगों में, उनके सैनिकों में इतना विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि जो उनके कपड़े थे, जूते थे, जो उनके बिस्तर हैं, उसी समाधि के पास रखा जाने लगा, बिल्कुल तैयार करके, इस्त्री करके, जैसे जैसे ज़रूरत होती थी वैसे ही। अब वो लगातार ये सैनिक पाकिस्तान, चीन और भारत की जो सीमा पर ये मुस्तैदी दे रहे थे, हरभजन सिंह
तो सब सैनिकों को लगता है कि जो ये कर रहे हैं, मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जो सुविधाएं एक सैनिक के लिए होती हैं, वैसी सुविधाएं इनके लिए होनी चाहिए। ठीक वैसा ही हुआ। इनका जो वेतन था, उनको वेतन भी दिया जाने लगा मरने के बाद भी, और साथ में साल में 2 महीने की छुट्टी सेक्शन होने लगी। 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक छुट्टी सेक्शन होती थी। और जब छुट्टी होती थी तो साथ में इनका सारा सामान, जैसे एक सैनिक अपने घर आते हैं, गांव आते हैं, अपने परिवार के पास आते हैं, जैसे वो सामान लेकर चलते हैं, बक्सा लेकर जाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वैसे ही हरभजन सिंह को जाने लगा। और ये बात डोंगरा के पास से न्यू जलपाईगुड़ी एक रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के से एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस। इसमें इनके साथ साथ हरभजन सिंह के साथ साथ 2 अन्य जवानों का भी रिजर्वेशन होता था, और उनका सामान लेकर वो जाते थे। और इनकी जो सीट होती थी रिजर्व होती थी, और उस सीट पर किसी की बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ये सीट हरभजन सिंह के लिए बिल्कुल अलॉट थी और आरक्षित थी। और सीधा ये अमृतसर से होते हुए सीधा जालंधर जाते थे अपने गांव। 2 महीने छुट्टी जब पूरी होती थी, फिर वो 2 सिपाही जाते थे लेने और उनका सामान लेकर वापस आते थे। एक तरह से इन्होंने नियम बना लिया था, और 1968, 69, 70 से लेकर लगातार ऐसे ही चलता चला जाता है। जब ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चलती है तो लोगों की आस्थाएं और बढ़ने लगती हैं, और फिर सैकड़ों लोग, फिर हजारों लोग, फिर लाखों की संख्या में लोग जाने लगे उसी जगह पर। लेकिन जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई थी वहाँ पर आम लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल था। इसलिए लोगों की सुविधा को देखते देखते 11 नवंबर 1982 को उस समाधि स्थल से दूसरी जगह लगभग 9 किलोमीटर पहले ही एक मंदिर बनाया गया, और मंदिर का नाम रखा गया बाबा हरिभजन सिंह मंदिर। यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं और उनके किस्से और उनकी बातें जो है सपने में आकर जो सैनिकों को बताते हैं, सारी बातें सुनते हैं तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन साइंस इन बातों को नहीं मानती है। उनके साथ न केवल इन्हें वेतन मिलता था, बल्कि वेतन के साथ साथ जो एक सैनिकों के लिए चाहे वो प्रमोशन हो या कोई और भी ज़रूरत की चीज़ें हों, वैसे ही मिलने शुरू हो जाती है, और लगातार ऐसे ही चल रहा था। बताया जाता है कि 2006 में ये रिटायर हो गए थे, लेकिन इनकी जो छुट्टियां थी, जो इनका आना जाना था, वो लगातार ऐसे ही चलता रहा है। कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और 2017 में जो कोर्ट जाता है व्यक्ति, वो इनकी छुट्टियां ख़त्म करवा देता है, वो बोलता है ये छुट्टियां सही नहीं है। तब 2018 के बाद से फिर कोई व्यक्ति वहाँ से नहीं जाता है। लेकिन जब तक इनकी माँ जिंदा थी तब तक इनकी माँ को वेतन दिया गया, पेंशन दी गई। बाद में इनकी जो परिवार के लोग थे उनको पेंशन दी गई। लेकिन ये बात वाकई अपने आप में अनोखी है, हैरान करने वाली है कि एक सैनिक मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। और जब लोग सिक्किम के उस नाथुला जगह पर जाते हैं तो जब उस किस्से को सुनते हैं और सैनिक सुनाते हैं, तब लोगों को यकीन होता है कि हमारे देश में ऐसा भी किस्सा हुआ था कि आज भी वो सैनिक, इस बात को लगभग 54-55 साल के आसपास हो गए हैं, 54-55 साल तक वो चीज़ें जो पहले थी 1968 के पहले थी 69-70 में, वो आज भी चली आ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना।